आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे 123 साल पुराने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में, जिसके सेक्शन 2 को लागू करने का मरकजी सरकार ने फैसला किया है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। ऐसे में हर देश और सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी खतरे को देखते हुए एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू किया गया है। तो आइए जानते हैं इस कानून की बारीकियां क्या है फिरोज खान गाजी साहब से, जो कि लीगल एक्सपर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है कानून से जुड़ा तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, जैसे कि आज हम बात करेंगे सीए, एनआरसी और एनपीआर की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट की, 1897 की। ये एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया था? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आखिर में जीत सच्चाई ही की होती है, इसलिए हमें सत्यता पर, सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। आपने आज जो सवाल उठाया है वो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर से इस नुक्ते नज़र से कि जितनी भी वो चीज़ें जिसका कि बारह रास्त ताल्लुक़ पब्लिक से होता है, हम ये देखते हैं कि इंग्लिश पीरियड में ही उनके मुतल्लिक़ कानून बने हैं। ये जो कानून पास हुआ था, द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जी, जैसा कि आपने बताया 123 साल पहले, वो इस किस्म के डिसीज, उस जमाने में आप लोगों को बता दें कि प्लेग था, टीबी भी अनक्योरेबल था, इसको भी एपिडेमिक ही माना जाता था। इसी तरह के कई डिसीज थे जिसको कि बहुत ही डेंजरस एपिडेमिक माना जाता था, और उनको रोकथाम के लिए उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कोई कानून होना चाहिए, और उस कानून के तहत इन्होंने बनाया। और उसमें क्लियर उस जमाने में पावर जो दिया गया था, स्टेट को दिया गया कि हर स्टेट को यह पावर होगा कि इस किस्म का डिसीज अगर फैलने का खतरा है या फैल रहा है तो उसके फैलने को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक के आवागमन, आने जाने, कहीं विजिट करने को रेगुलेट करने के लिए यह कानून पास हुआ था, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया था। फिर 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून में संशोधन किया और सेक्शन 2A उसमें जोड़ा, जो अभी लागू किया गया है। वो 1920 ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जोड़ दिया था कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ की जो इस किस्म की एपिडेमिक फैलता है तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर इस किस्म के इक़दाम करने हो तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि पहले पावर स्टेट गवर्नमेंट को थी, तो उसको उन्होंने सेक्शन 2A इसमें जोड़ा अमेंड करके 1920 में, और उसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो ऑल ओवर इंडिया या जहां जहां ये एक्ट एप्लीकेबल है वहां वो जो है इस किस्म का मेजर्स उठा सकते हैं, जिससे कि डेंजरस एपिडेमिक डिसीज को मजीद फैलने से रोका जाए। जी, यानी कि अभी जिन लोगों में ये पॉजिटिव पाया जा रहा है उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, तो इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर किया जा रहा है। हाँ, सेक्शन 2 के अंदर किया जा रहा है, और सेक्शन 2A के तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है ऐसा करने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर रेगुलेट किया है, आप देखें कि आज की डेट में दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है। जिस जमाने में एक्ट बना था, आप ये देखिए कि 1897 में कितने लोग जो है सफर करते थे एक देश से दूसरे देश का। हवाई जहाज का सफर भी उस जमाने में नहीं था। मेन चीज ये कि जो लोग शिप से आते जाते थे, यूरोप से एशिया, अफ्रीका से एशिया, एशिया से अफ्रीका, यूरोप, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये मसला आता था कि किस तरह से शिप में अगर कहीं प्लेग फैला हुआ है किसी इलाके में, सपोज साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, अब वहां से अगर शिप इंडिया में आ रही है तो उसको किस तरह से लॉ बनाकर इस चीज को गवर्न किया जाए, बिल्कुल उस पर पाबंदी किस तरह से लगाई जा सकती है। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनके सवाल लेते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाहता था कि कोरोना वायरस। जी, देखिए पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। आवाज बंद है। जी, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैडम, जब ये बीमारी फैली
बंद कर दिया, बंद। जी बताएं। जो ये बीमारी फैली है कोरोना वायरस फैली है जी, पूछना क्या चाहते हैं? ये है कि उसके अंदर जहाँ बीमारी फैली वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, वहां से पब्लिक को लाना भी नहीं चाहिए। और ये बेवकूफ ने सब लोग को बुला दिया यहाँ पर, इनका एक सिस्टम एक जगह। जी अच्छा, इनका जो सवाल है वो जहां तक समझ आ रहा है वो यही कहना चाह रहे हैं, जब ये दूसरे देशों में फैलने शुरू हुई, कोरोना वायरस जब शुरू हुआ, तो फिर क्यों नहीं जो फ्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दिया गया है, जो आवाजाही थी उसको रोक क्यों नहीं दिया गया? देखिए, आपने सवाल बहुत सही किया है, क्योंकि इस आज ही से नहीं बल्कि आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले से भी ये सिस्टम था। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने भी एक मेजर उठाया था कि अगर कहीं कोई एपिडेमिक डिसीज फैल जाए तो पहला प्रिकॉशन ये रहना चाहिए कि जिस इलाके में ये डिसीज फैल गया है उस इलाके के लोगों को दूसरी जगह जाने से रोका जाए, और दूसरी जगह के लोगों को, जहां पर कि ये मर्ज नहीं अभी फैला है, वहां के लोगों को उस इलाके में विजिट करने से रोका जाए जहां पर कि बीमारी आ चुकी है। तो ये बहुत पहले से एक प्रिकॉशन लिया गया था, तकरीबन 1200 साल पहले की हिस्ट्री मिलती है जब प्लेग वगैरह फैलता था। तो इस किस्म के डिसीजन जो है बुजुर्ग लिया करते थे। आज की तारीख में चूंकि दुनिया बिल्कुल ग्लोबल हो गया है, आवागमन बहुत आसान हो गया है, यूरोप, अमेरिका, जो भी दुनिया के किसी भी शहर में जाना हो, अब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सफर जो है हवाई जहाज से हो गया है, तो इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए था। लेकिन सरकार, चाहे दुनिया में कोई भी सरकार हो, वो पहले कोशिश ये करती है कि लोगों में पैनिक न फैले, क्योंकि पैनिक फैलने में भी एक किस्म का भगदड़ मच जाता है। इसमें दो राय नहीं है कि कुछ लेट हुआ है हमारे यहाँ इस मेजर को उठाने में, लेकिन अब इस किस्म की, वही इटली के लोग आए थे तो उनसे कुछ कम्युनिकेट हो गया था, और तो अब जो मेजर उठाया गया है इसमें दो राय नहीं, कुछ लेट उठाया गया है, लेकिन बहरहाल जो मेजर उठाया गया है उसको वेलकम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जनाब जी, यहाँ लोअर कोर्ट में परसों पिछले महीने यहाँ एक केस चला था ये बिजली बिल के मुताबिक। उसमें जज साहब ने फैसला दिया था जितने उसको भरना था उस वक्त तो भर लिया था जी। जब बिजली डिपार्टमेंट ने आप वो दूसरी बिल निकाली, वो बराबर पैसों का फिर निकाला। बड़गाम से है जी। अब आप पूछना क्या चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है? हाँ, उस वक्त जज साहब ने बोला पिछला आपको आधा माफ हो गया, आधा इसी वक्त भर लो। तो ऐसा कीजिए कि एक उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए जहां से आपका बिल ओरिजिनेट होता है, वहाँ एक जो बात आप मुझसे कह रहे हैं यही बात एक एप्लीकेशन में उनको लिख कर दीजिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर बिजली के इसमें दिल्ली में बता सकता हूँ कि लोक अदालत बैठती है, वहाँ पर इस मसले को हल किया जाता है। अगर उसके बाद भी हल नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए कोर्ट है। जी, अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट की, और अभी जो सेक्शन लागू हुआ है वो सेक्शन 2 लागू हुआ है, तो अगर कोई इसमें जो सरकार चाहती है कि क्वारंटीन कर रही है, तो अगर कोई इससे मना कर देता है, सरकार की बात नहीं मानता है, तो क्या इस सेक्शन में कोई सजा है या फिर सजा जो है वो सेक्शन 3 में है? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्पेशल लॉ है, क्योंकि ऑलरेडी 1860 में इंडियन पेनल कोड बन चुका था। इंडियन पेनल कोड में इस किस्म के डिसीज को फैलने से रोकथाम के लिए ऑलरेडी प्रोविजन था। अब वो प्रोविजन परहैप्स चैप्टर 14 सेक्शन 269, 70 एंड 271, जिसमें कि 271 में क्वारंटाइन करते हैं, उसी में जो है ये प्रोविज़न दिया गया है कि जिसमें 6 महीने की सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, ऑफेंस जो है बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। अब जब एक स्पेशल सिचुएशन आता है तो स्पेशल सिचुएशन के लिए फिर स्पेशल एक्ट बनता है। तो ये स्पेशल एक्ट बना था 1897 में। इसके तहत जो 2 में पावर दिया गया है, अगर उस पावर को वायलेट कर रहा है कोई, उसको नहीं मान रहा है, तो उसके लिए पेनाल्टी दिया हुआ है सेक्शन 3 में। अब वो पेनाल्टी वही है जो सेक्शन 188 आईपीसी में है। सेक्शन 188 आईपीसी क्या है कि सरकार ने या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कानून के मुताबिक काम करते हुए किसी किस्म का कोई डायरेक्शन दिया है और उस डायरेक्शन को पब्लिक को फॉलो करना लाजमी है। अगर वो फॉलो नहीं कर रही है उस डायरेक्शन को और उसको ब्रेक कर रही है तो फिर उसके लिए
पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 188 आईपीसी में प्रिस्क्राइब है, उसी हिसाब से प्रोसिक्यूशन होगा और पनिशमेंट होगा। ये सेक्शन 3 में द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में ये क्लियर किया गया है कि पनिशमेंट वही होगा जो सेक्शन 188 आईपीसी में दिया हुआ है। जी, इसके सेक्शन 3 की हम अलग से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ। जी बताएं, जी बताएं क्या सवाल है? मेरा नाम निसार अहमद है, मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ। बताएं। जब ये एनपीआर या इंक्वायरी के लिए आएगा तो हम लोग उनको क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, देना है कि नहीं देना है? जी देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप जागरूक हैं और सोशल मीडिया या इवन आपका जो नेशनल मीडिया है उसको अगर फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप दिल्ली असेंबली की या डिफरेंट असेंबली की और पार्लियामेंट का आप जो है डिबेट देख रहे होंगे, तो इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। और डिबेट में अभी जो सामने बात आई है वो ये कि होम मिनिस्टर साहब ने ये आश्वासन दिलाया है कि एनपीआर से एनसीआर का कोई, एनआरसी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसको जो वे लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एनपीआर और का के अगेंस्ट जो है वेजिटेशन चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कानून में है, वो ये बात कह रहे हैं कि जब 2003 में जो रूल्स बना था उस रूल्स में ये क्लियर लिखा हुआ है कि एनपीआर जो है वो एनसीआर की जो है वो पहला स्टेप होगा। तो जब तक उस रूल में तरमीम नहीं लिया जाएगा, किया जाता है, जब तक उस रूल को अमेंड नहीं किया जाता है, तब तक जो है हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि जिस तरह के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वालों का जिनकी की तादाद बढ़ती जा रही है, आज की डेट में कई स्टेट ने ये डिसीजन ले लिया है, उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन बात कर रहे थे इसके सेक्शन 3 की, इसके बारे में आप हमें बता रहे थे कि अगर कोई इसमें सरकार का फैसला मानने से मना करता है तो उसके लिए क्या सजा है? ये सेक्शन 3 बहुत सिंपल ये बताता है कि वही सजा होगी जो कि 188 इंडियन पिनल कोड में है, आईपीसी में है। तो आईपीसी में एक सजा का प्रावधान है कि अगर कोई इस गवर्नमेंट के पास किए हुए नोटिफिकेशन, रेगुलेशंस को कोई जानबूझकर नहीं मानता है तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है, उनके खिलाफ 188 में एफआईआर दर्ज कर सकती है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 6 महीने तक की पनिशमेंट है और उसको सजा हो सकती है। जी, अगर क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान है कि अगर कोई, जैसे अभी कोरोना की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई मरीज जो है वो पॉजिटिव है लेकिन वो बात लोगों से छुपा रहा है, सरकार से छुपा रहा है, तो क्या उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? अगर उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स और वो किसी को बता नहीं रहा है। इस किस्म के लॉ तो डेवलप हुआ है, खासतौर से HIV के मुतालिक जो डेवलप हुआ था उसमें बहुत क्लियर था कि HIV अगर किसी को हुआ है तो वो दूसरे को बताना पड़ेगा। अगर वो न बताकर दूसरे से ताल्लुकात कर रहा है और वो कम्युनिकेट हो जा रहा है डिसीज उस पार्टनर में भी, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार बताया गया। इसी तरह से जो भी बीमारी है, अगर जानबूझकर कोई नहीं बता रहा है या किसी को वो बीमारी पड़ गई है, और जैसे इसमें प्रिकॉशन है कि हाथ नहीं मिलाइए, गले नहीं मिलिए, थोड़ी देर में आप अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, और ये कि अगर किसी को हो गया है या किसी को छींक आ रही है तो कम से कम उससे 3 मीटर के दूरी पर रहें। लेकिन वो आदमी अगर जानबूझकर नहीं बना रहा है दूरी और ये जानते हुए कि उस बीमारी है फिर वो ऐसा कर रहा है, तो उसको भी नेग्लिजेंट माना जाएगा। उसी तरह से उसको पनिशमेंट होगा जिस तरह से एक HIV कैरी जो करता है, अगर वो दूसरे को नहीं बताता है और उसमें ट्रांसमिट हो जाता है उसकी वजह से, तो उसको भी नेग्लिजेंस में माना जाता है। उसी तरह से इसमें भी माना जाएगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ हेलो जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैम है ना, मैं 30 साल से अपने शौहर के साथ नहीं रहती हूँ, सेपरेट रहती हूँ और मेरे पास उनका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा। तो मुझे क्या करना चाहिए एनपीआर में? अगर वो मुझे पूछेंगे कि अपने शौहर का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ मैम।
देखिए, आपने जैसे बताया, एक मुद्दत बता दिया कि उतने दिनों से नहीं रह रहे हैं, तो उतने दिनों से क्या वही सिचुएशन है कि नहीं डाइवोर्स है, नहीं सेपरेशन है और नहीं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं? तो ऐसे सिचुएशन में अगर डाइवोर्स नहीं है, सिर्फ ये है कि एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो हस्बैंड तो वही माने जाएंगे। एनपीआर में हस्बैंड का डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अपना खुद का डॉक्यूमेंट है। तो अपने खुद के डॉक्यूमेंट में जैसे सपोज कर लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका अपना आधार कार्ड है, अगर आपके पेरेंट्स के से कोई प्रॉपर्टी जायदाद मिली हुई है, अगर उसका ट्रांसफ़र आपके नाम से है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है। हस्बैंड का नाम ही काफ़ी होगा। अगर वो डिनाई नहीं करे तो हस्बैंड की वजह से किसी की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, या हस्बैंड की वजह से किसी या वाइफ की वजह से किसी हस्बैंड को सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ये दोनों लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं इस मसले में। जी, तो जैसे एनपीआर के बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, किसी के नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन नहीं लिखा जाएगा। लेकिन वहीं पर बात आती है, अगर एनपीआर कुछ अलग नहीं है, जैसे हमेशा जो मर्दमशुमारी होती है, अगर ये उसी तरह से है तो फिर इसमें कुछ अलग नहीं है, तो डरने की जरूरत क्या है? जैसे हमेशा होती है मर्दमशुमारी, ये उस तरह से क्यों नहीं हो रहा है? उस तरह से क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके मुतालिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो मर्दमशुमारी होती है वो दूसरे कानून के तहत होती है। वो सेंसस ऑफ इंडिया 1948 में एक कानून था जिसके तहत जो है हमारा ये सेंसस होता है, जो कि हर 10 साल के बाद होता है। ये जो एनपीआर है, इसका प्रोविजन जो है वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि दोनों किस कानून के तहत किया जा रहा है, वो कानून ही अलग है। तीसरी बात जो आती है कि एनपीआर में जो सवाल पूछे गए हैं, देखिए एक चीज ये भी आ रहा है कि जब 2003 में कानून बना था, 2010 में जो है बाकायदा एनपीआर किया गया, फिर उस एनपीआर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? तो उस एनपीआर को करने के बाद ये समझ में आया था कि मोर देन 50, इसी तरह से कुछ 40 या मोर देन 50% लोगों के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ या प्रॉपर्टी, खासतौर से अचल प्रॉपर्टी में वरासत के तौर पे पेरेंट्स की तरफ से, फादर, दादा, ग्रैंडफादर की तरफ से आई हुई प्रॉपर्टी उनके नाम से। तो मोर देन 50% लोग जो हैं वो सीधे इसके जद में आ रहे थे। तो ये बाकायदा एक नोट लगाकर उसको वहीं पे रख दिया गया कि इसको आगे प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनपीआर पर ही खत्म किया जाए। अब यहीं पर जो है वो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस आता है कि सरकार पूरी बात पब्लिक को नहीं बता रही है, और बता भी रही है तो आज एक बात बता रही है, कल दूसरी बात बता रही है। और अगर सिर्फ पार्लियामेंट में ज़बानी तौर पर बात कर देने ही पे अगर इस किस्म की चीज़ों को लोग मान लें तो फिर इस किस्म की बातें आती हैं, लेकिन कानून अल्टीमेटली में जो रहता है वो प्रिवेल करता है। तो कानून तो ऑलरेडी जो रूल्स 2003 में बना दिया गया है, या उसके बाद फिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो सेक्शन 14 का किया गया है, ये सब जब तक है तब तक जो है यहाँ के गरीब और वो जनता जो कि खासतौर से गरीब है उनको परेशानी है, और उस परेशानी से उनका डरना भी जो है नेचुरल है। बिल्कुल, ये अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे हैं, जो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, उससे लोग खासे मुश्किल में है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी, मैं मोहम्मद इशक जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एनपीआर एनआरसी से मतलब ये दोनों के जोड़ा एक साथ ही देखा जाएगा क्या? जी, पहली बात तो ये कि मैं बताऊं कि आप लोगों को थोड़ा सा जागरूकता दिखाना होगा। जागरूकता दिखाने के लिए आप लोगों को मोहल्ले में या जो इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठना होगा। अगर आप किसी भी सोसाइटी से, एनजीओ से नहीं जुड़े हैं तो फिलहाल कोशिश कीजिए कि उनसे जुड़ जाएं, और उस पर तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन है। और ये बात जो है, इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन या अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें, अपने मसले को कैसे रखा जाए, वो इंडिविजुअली रखने से काम नहीं चलेगा, नहीं इंडिविजुअली रखने का इसमें कोई सिस्टम बनता है। आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो है सरकार कर रही है अलग अलग है, लेकिन दोनों बल्कि तीनों का जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर, एनआरसी, ये सब जो है एक दूसरे के पूरक हैं।
बगैर एक दूसरे के वो नहीं चल सकते हैं और नहीं उनका परिकल्पना किया जा सकता है। इसलिए जो है आप ये समझ लीजिए कि एनपीआर वो पहला कदम है। जब ये कदम पूरा हो जाएगा तो दूसरा कदम जो है एनआरसी पे उठेगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, मेरी 2 मिनट बात कर सकते हैं आप? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? ये एनपीआर जो चल रहा है ना जी, हेलो जी हाँ, जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, एक सवाल कर रहा हूँ। एनपीआर तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, देश के लिए अच्छा है। दूसरा सवाल मेरा है, कट मत करना, HIP का सवाल करूंगा। पहले एक सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं। जी बताएं। हेलो, जैसे अपने गुजरात है, महाराष्ट्र है, हेलो हाँ बताएं, आगे आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। हाँ ठीक। अगर इसमें ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है या बांग्लादेश के है, मैं करीब करीब मैं जानता हूँ, सरकार से संपर्क नहीं कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, मगर मैं आरोपी तो पकड़ा सकता हूँ ना मैं। आरोपी बोले तो बताओ। जी, ऐसा है कि आरोपी को पकड़वाने के लिए हमेशा हर हिंदुस्तान का सिटीजन आजाद है जी। वो बता सकता है, लेकिन हम दिल्ली वाले, यूपी वाले, खासतौर से वेस्टर्न यूपी वाले, पंजाब वाले, ये हम नहीं समझ पाते हैं कि बंगाली में उड़िया में क्या फर्क है। अगर कोई बंगाल का है और उसको ये नहीं कि अगर कोई बंगाली बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेश का है, ये कतई नहीं समझना चाहिए। वो वेस्ट बंगाल का हो सकता है। इसी तरह से उड़िया और बंगाली में क्या फर्क है, हमें दोनों बंगाली ही लगेगा जब बोलते हुए नजर आएंगे तो हमें उसी तरह से आसामीज में और बंगाली में क्या फर्क है वो कतई पता नहीं चलेगा। तो ये कहना, अगर आप बिल्कुल 100% कन्फर्म है किसी के मुतल्लिक कि फला आदमी जो फला नंबर कमरे में रहता है वो हमारा हिंदुस्तान का शहरी नहीं है, बांग्लादेश का शहरी है, तो आप एक बिल्कुल कंप्लेंट दे सकते हैं। अब पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कंप्लेंट देना, कार्रवाई करना ये अलग बात है, लेकिन प्रोपगेंडा करना ये अलग बात है। आप बिल्कुल आजाद हैं, 1 नहीं 10 नहीं, आप जितने अगर 100 लोगों को जानते हैं तो सबके खिलाफ ज्वाइंटली या अलग अलग उनका नाम देकर आप कंप्लेंट कीजिए। और जहां तक मसला है कि एनपीआर सही हो रहा है, देखिए इसमें दो राय है। आपका ख्याल ये है कि सही हो रहा है। हमारे देश में बहुत से असेंबलीज हैं, बहुत से एमएलएज हैं डिफरेंट जगह के, उनका ख्याल है कि सही नहीं हो रहा है। तो ये अपना अपना ख्याल है, अपनी अपनी आज़ादी है। एक दूसरे की आज़ादी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी को लेकर के दिल्ली असेंबली ने भी एनपीआर और एनआरसी को लेकर के एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया गया है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो मैडम जी बताएं क्या सवाल है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, मैं सवाल नंबर देख के कॉल करा होती है जी। आपको पूछना क्या, आपका सवाल क्या है, सवाल कीजिए। नहीं, एनआरसी के ताल्लुक से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या एनआरसी के मुतालिक आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, एनआरसी अमित शाह तो बोल रहे हैं, कुछ पेपर में पूछ के बोल रहे हैं कि अलग अलग सवालात या नीला रेड्डी के वास्ते है या खुद के वास्ते परेशानी है, आपसे कुछ सवालात मालूम करने का आपसे पूछा। समझ में नहीं आ रहा आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर कह रहे थे कि एनपीआर होगा तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाएंगे, डाउटफुल सिटीजन नहीं कहा किसी के आगे लिखा जाएगा। तो ये जानना चाहते हैं कि इनको घबराने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि दोनों ही तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, घबराना तो किसी सूरत में भी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी किस्म का आगे कोई चीज आ रहा है तो उससे घबराने से कोई फायदा नहीं होता है। अब हमसे आप ये पूछे कि इसको टैकल कैसे करें। अगर ऐसा सिचुएशन है कि अगर 2 नेता हैं, 2 किस्म के बयान दे रहे हैं, या आज कोई और बयान दे रहे हैं, कल कोई और बयान दे रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जैसे होम मिनिस्टर साहब का हमारा बयान आया तो उस बयान का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। ये अच्छी बात है कि वो कह रहे थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार का काम जिद पकड़ना नहीं है। और ये उनका बात मुझे बहुत पसंद आया जब उन्होंने ये बात कही है कि हम जो हैं
एनपीआर में कोई कागज नहीं मांगेंगे और एनपीआर को बेसिस नहीं बनाया जाएगा एनआरसी का, तो इस बात का वेलकम करना चाहिए। आदमी के दिल में क्या है उसमें नहीं झांकना चाहिए, यही देखना चाहिए कि जबान से क्या बोल रहा है। फिर हमारे जो खदशात हैं उस खदशात को भी हमने जाहिर किया है। आपसे गुजारिश ये है कि आपके सवाल पूछने से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो पहली जानकारी अपने इलाके में मिलती है। आप इलाके के लोगों से जुड़िए, उनसे बात कीजिए, उनसे आप पूछिए। इस वक्त इस किस्म के सवालात सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं और नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, कि जैसे हम लोग बंगाल से रहने वाले हैं लेकिन हम दिल्ली में रह रहे 14 साल से और मेरे हस्बैंड रह रहे बांधे से, तो फिर जी बताएं। देखिए आपकी आवाज कुछ बहुत साफ नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से हमें कॉल मिला सकती हैं। वकील साहब, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि यूएन ने सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर के एक याचिका दाखिल की, जिस पर हमारे देश ने कहा कि ये इनका अंदरूनी मामला है, उसमें किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर किसी देश में कुछ हो रहा है या कोई एक्ट ऐसा बनाया जा रहा है जिससे वहां के जो सिटीजन है वो सहमत नहीं है और कोई उसमें बोलता है तो उसको बोलने का हक नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये ख्याल करें कि हम यूएन के मेंबर हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल कवेनेंस ऑन सिविल लिबर्टीज, इन सब पर हम दस्तखत किए हैं। और यूएन जो है का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे आके डायरेक्ट वो इंटरवीन ये नहीं कर रहा है, बल्कि वो एज एन एमिकस क्यूरी के हिसाब से आए हैं। एमिकस क्यूरी का मतलब ये होता है कि कोर्ट को असिस्ट करना, फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ की एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, सरकार वो कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट से राय लेती है किसी भी मसले में। सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस सिलसिले में ये लेती है, मदद लेती है एक्सपर्ट ओपिनियन की। तो वो चूंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे यूएनओ का जो इदारा काम करता है, उस इदारे को इस मसले में जानकारी ज़्यादा है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको कि कहते हैं कि वो बाउंड्री नहीं मानता है। जैसे जो भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे सिग्नेटरीज है तो उसके क्लाजेस क्लियर बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, और ह्यूमन राइट्स का कहीं भी वायलेशन हो रहा है यूएन का उससे कंसर्न होता है। यहाँ पर जो है यूएन पहली मर्तबा नहीं, हमारे देश के मामले में जरूर है कि पहली मर्तबा इस किस्म का एप्लीकेशन लगा है सुप्रीम कोर्ट में यूएन के किसी आर्गन की तरफ से, लेकिन इंटरनेशनली जो है ऑलरेडी यूनियन पार्लियामेंट वो जिसको यूरोपियन यूनियन के मसले में ह्यूमन राइट्स का मसला लेकर वो एप्लीकेशन इसी तरह से लगा चुके हैं, अमेरिका में लगा चुके हैं, अफ्रीका में लगा चुके हैं। इसी तरह से एशिया की कई कंट्रीज हैं जहां की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आता है सामने, तो वो इस किस्म के एप्लीकेशन लगाते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, एक लॉ का स्टूडेंट्स होने, विद्यार्थी होने के नाते से जो मुझे जानकारी है, मैं समझता हूं कि इस किस्म का स्टैंड जो है वो ह्यूमन राइट्स के मसले में टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में आप देखें ना, मतलब कि अगर जो प्रक्रिया चल रहा है वो प्रक्रिया के हिसाब से लोगों को स्टेटलेस होने के खतरे हैं। स्टेटलेस जब हो तो ये प्रॉब्लम जो है वो पूरा इंटरनेशनल हो जाता है। यहाँ तक कि जो का हमारा अमेंडमेंट हुआ है वो विद इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि अगर इस देश के बाहर के, जिसमें 3 देश का नाम लिया गया है, उस देश के लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप अगर मुस्लिमों के अलावा 6 धर्मों के हैं तो उनको दिया जाएगा। इसका मतलब लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे अहम ये भी बनता है कि जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो वहां के माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारे देश में एक एक्ट बनाया जाता है CAA। तो हम ये कितना सही है, क्योंकि ये दूसरे देशों का मामला है, ये वहां का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, उसे लेकर हमारे देश में एक एक्ट बनाया जाता है, तो ये कितना सही है?
देखिए इसी को मैं बता रहा था कि दो होता है ना कि एक चीज को दो एंगल से देखा जाता है। तो एक तो एंगल ये हो गया कि यूएन अगर आ रहा है तो पहली मर्तबा हमारे देश में जरूर आ रहा है, लेकिन दुनिया में पहली मर्तबा नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि वो एज एन एमिकस क्यूरी आ रहा है, वो कोर्ट से ये कह रहा है कि हम जो है इस मसले में हमारी जानकारी अच्छी है, हमारा इस मसले में एक्सप्लेनेशन है, हम कोर्ट को सही असिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये अपने आप में बहुत बड़ा विडंबना होगा ये कहना कि ये हमारा जो कानून है जो CAA 2019 में पास हुआ है वो जो है इंटरनल मैटर को डील करता है, बल्कि हम खुद कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मैटर को डील करता है। और ये कहना है कि किसी कंट्रीज के लोगों में को सताया जा रहा है, और जब यही मसला बांग्लादेश से पूछ दिया जा रहा है तो हमारे पास कोई स्टेट जवाब नहीं मिल रहा है, सही जवाब नहीं मिल रहा है, फिर हमें ये कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं इससे ढाका को या बांग्लादेश को परेशान होने की जरूरत नहीं है और नहीं हमारा कोई ऐसा मसला होगा जिससे उनको परेशानी होगी। तो मैं बता रहा हूं ना कि इत्तेफाक से अब हमारा अनफॉर्चुनेट है कि सिचुएशन ये आ गया है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, सरकार कह रही है वो खुद कंफ्यूज है, और पब्लिक जो है एतबार इसलिए नहीं कर रही है कि उनके बयानात में अक्सानियत नहीं है, उनका बयान खुद कंफ्यूज कर रहा है सिचुएशन को। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हम ये जानना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से जो MPR शुरू हो रहा है जी, उसमें हमसे कौन कौन सा वो कागज मांग रहे हैं, उस NPR के फॉर्म में हमसे क्या क्या कागज मांगा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या हमें NPR में बताना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो कुछ नहीं दिखाने हैं लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में, तो क्या क्या हमें उसमें बताना होगा? देखिए वो एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा में जो 2010 में मांगा गया था उसमें तकरीबन 15 जो है आपसे जानकारी मांगी गई थी, अब उसमें 6 जानकारी और जुट गई है। और उसमें जैसे पहले ये कि आप कहाँ पैदा हुए, अब कहाँ पैदा हुए आपने बताया कि साहब हम डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में पैदा हुए, तो किस जगह पैदा हुए, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाइए, किस तारीख को पैदा हुए। तो एक तरह से डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा फिर आगे आइए तो बालिग हो गए तो ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा ये कि आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स की तरफ से, यानी कि आपको इनहेरिटेंस में वरासत में कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, फिर उसके अलावा आधार कार्ड है कि नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं, ये सब तमाम जानकारी है। जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है वो ये कि सिर्फ यही नहीं कि आपको फादर को के बारे में बताना है कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है, बल्कि सिर्फ यही नहीं कि आपके फादर कहाँ पैदा हुए थे, मदर कहाँ पैदा हुई थी, बल्कि ये कि वो किस डेट में पैदा हुई थी, उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है आपको से मांगा जाएगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ जानकारी हम लेंगे, और उस जानकारी के बाद जो है जैसा कि अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है आज से 2 रोज पहले कि इस किस्म की कोई कागज नहीं माना जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि कानून ये कह रहा है, 2003 का रूल ये कह रहा है कि इसी को बेसिस माना जाएगा। आज की डेट में कागज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपने सपोज के लिए कि आपने कहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ फना है और फना जगह में पैदा हुआ था, तो कल जो है डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कि आपने जो अपना फॉर्म भरवाया था NPR के इसमें, उसमें आपने ये बात कही थी, इसके मुतल्लिक आप प्रूफ लाइए। फिर वही NRC शुरू हो जाता है, जो कि अपने आप में जो है वो सही स्टेप नहीं है। पूरा जितना लोग हमारे दुनिया में, तो मैं बताऊं कि लोग जो हैं वो जरूर कोरोना से परेशान हैं, लेकिन हमारे देश में गरीब जो है आज की डेट में ज्यादा वो NPR NRC से कहाँ से ज्यादा परेशान है। और ये जाकर लोगों का अगर आप एनालिसिस करें, लोगों से इंटरव्यू लें, खासतौर से विलेज लेवल पर लोगों से, तो लोगों में वाकई परेशानी है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी के बायस है। पूरा देश जो है इस वक्त जो है मुब्तला है इस परेशानी में। सरकार का काम पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, न कि किसी किस्म का ऐसा इक़दाम करना है जिससे कि पैनिक क्रिएट हो। तो बार बार ये बात कही जा रही है, गुजारिश की जा रही है सरकार से कि इस मसले पर पुनर्विचार कर लें, उससे क्या फायदा होने वाला है, क्या हमारी गिरती हुई इकोनॉमी को उसे संभाला जा सकता है, क्या हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, या ये कि जो लोग कहेंगे कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको कह दे कि नहीं आप हमारे देश के सिटीजन ही नहीं है तो हम एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, क्या उधर जाने का इरादा है? पब्लिक का काम, सरकार का काम पब्लिक के को फैसिलिटेट करना है,
न कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे कि पब्लिक में परेशानी बढ़े। बिल्कुल। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मैं मुझे से बोल रहा हूँ जी, बताएं। जी, मैं मुझसे बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। है कि ये जो अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है, सबसे पहले अपने जी बताएं। जो गृह मंत्री ने कहा है पहले महीने कि कोई कागज भी दिखाया जा रहा है एनआरसी के लिए जी, एनआरसी के लिए, तो इसमें जो है क्या है कि एक वैसी कह देते कोई बात नहीं है, इसके बारे में क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? इनकी बात पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए? जी, बात वही है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप कल का परसों का डिबेट देख लें दिल्ली के असेंबली में, तो हमें समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे जो देश के नेता हैं, हमारे जो दिल्ली के एमएलए हैं, वो कितनी बातों पर भरोसा कर रहे हैं और किस तरह से संसद में उनके दिए हुए बयान को कितना अहमियत दे रहे हैं और उसके ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। हमने जो देखा है, हमें ये लगा है कि हमारे दिल्ली के एमएलए, यहाँ तक कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी बहुत क्लियर पूछे कि आखिर में इससे फायदा क्या है। और एक चीज जो बहुत क्लियर तौर पे सामने आ रही है, जो सिटीजनशिप की, जिसको कि ये लोगों से छिपा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वहां पर जो प्रताड़ित किए हुए हैं, जो परेशान किए गए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। वो भी उन लोगों को देंगे सिर्फ जो कि 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बाद की कोई बात नहीं हो रही है। तो बाकी जो ये कि हम सीएए के जरिए बाकी गैर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दे देंगे, ये बात झूठी इसलिए लग रही है कि जब कानून ये आपने अमेंड किया है कि जो वहां से आए हैं उनको आप सिटीजनशिप देंगे, तो जो यहाँ के लोग हैं जिनको जो कि कागज पूरी न होने के वजह से एनआरसी में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे? तो उनके लिए एक आप एफिडेविट देंगे कि आप ये लिखिए कि हम पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं, यानी सीधे लोगों को इस बात पर को प्रेशराइज करें कि आप ये एफिडेविट देंगे तब हम आपको सिटीजनशिप देंगे। तो ये तो अपने आप में देश से गद्दारी है कि एक देश के आदमी को जो कि शुरू से कह रहा है कि हम बाप दादा जात परदादा चरदादा से यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और उससे ये कहा जाए कि नहीं फिर आप ये दीजिए, एक एफिडेविट दीजिए कि हमें सिटीजनशिप दिया जाए क्योंकि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के प्रताड़ित हैं, तो सीधे उसकी पेट्रियोटिज्म को या उसके कॉन्शियस को, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अब ये सब बातें हैं जिसको कि बिल्कुल। और जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात आती है तो हमारे देश में, हमारे मुल्क में तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा। अगर अब अभी जो दंगे हुए हैं उसकी बात करें तो लोगों के घर जला दिए गए, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसे लोग कैसे दिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स? देखिए, जिनका विलेज में ग्राउंड है वो जानते होंगे कि विलेज में जो जमीन थी वो कुछ पर्टिकुलर कौम हुआ करती थी, जैसे राजपूत, भूमिहार, खान साहब लोग, सैयद, लेकिन जो जिनको कहते हैं कि जो कि अपर कास्ट के लोग हैं, उन्हीं के पास जमीन थी। बाकी बेचारे वो दलित हैं, उनके पास जमीन नहीं थी, वो तो टिलर थे। तो एक तो ये ग्रुप हो गया जिनके पास कभी जमीन नहीं थी। दूसरा ग्रुप ये कि जिसको बंजारा बोलते हैं, आज यहाँ है कल वहां है परसों वहां है। तीसरा ग्रुप हो गया जिनको कि हम बोलते हैं कि वो जो है आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। उन्होंने कभी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स बनाया ही नहीं। जब वो किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया ही नहीं तो वो कहां से डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाएंगे? और इस बात को कभी नहीं ख्याल रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हैं कि फला अगर ग्रुप हमें वोट नहीं देता है तो इसलिए हम उसको वोट देने के अधिकार से वंचित करें या हम उसके किसी हर तरह से परेशान करें, ये सोचना ही अपने आप में अनपेट्रियोटिक या एंटी नेशनल ये है कि किसी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ग्रुप को, किसी भी कास्ट को ये कहे कि
उस कास्ट के लिए हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ग्रुप हमें वोट नहीं दिया है। ये अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए खतरा की तरफ ले जाता है। वकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो हेलो, क्या सवाल है आपका? जी, मैं मनोहर पाशा बोल रहा हूँ मैसूर से, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मैं तो इंटरकास्ट मैरिज किया हूँ, मेरा नाम मुनव्वर पाशा है। मेरा स्कूल सर्टिफिकेट में मुन्नावर पाशा है और मेरे बच्चे के सर्टिफिकेट में तो सैयद मुनव्वर पाशा है। अच्छा। इसमें थोड़ा स्पेलिंग भी थोड़ा फर्क है। मेरे स्कूल सर्टिफिकेट में MUNNAWARPASH है जी। और मेरे दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के जी, आपके नाम अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत शॉर्ट आंसर। इससे काफी फर्क पड़ रहा है जिसको आसाम में देखने में आया है। इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि आप फौरन इस चीज को सही कराना, एफिडेविट के जरिए सही हो जाता है, उसको सही कराने की कोशिश करें। किसी किस्म के रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं रही है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।